चलो कहां तक पढ़ा था? होमवर्क दिया था ना, केमिकल बॉन्डिंग का दिया था ना, हो गया ना वो कंप्लीट? चलो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। लास्ट टर्न पे अपन ने NaOH पढ़ा था, और NaOH के अंदर कार्सनर केलेनर सेल के अंदर अपन ने पढ़ा था, इसका दूसरा नाम होता है मरकरी कैथोड प्रोसेस। ब्राइन सॉल्यूशन अपन ने लिया था, कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हुआ था, और सोडियम को डायरेक्टली पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आग लग जाएगी। तो फिर मरकरी ने क्या किया था? सरफेस एरिया उसका कवर कर लिया था। तो सरफेस एरिया अगर कवर हो जाएगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम, और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो हम भी यही चाहते थे। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। फर्स्ट पॉइंट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH के अंदर, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये हुआ कि क्या ये एसिड के साथ में रिएक्ट कर सकता है? और कर सकता है तो इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड से कराते हैं, लाइक NaOH की रिएक्शन अपन ने SiO2 के साथ में कराई, ये SiO2 एसिडिक होता है। कैसा होता है? और NaOH की रिएक्शन SiO2 के साथ में कराई तो यहां पर क्या बन जाएगा? NaSiO3, ठीक है। और H2O यहां से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो Na2SiO3, क्योंकि Si की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितनी होगी? +4, और यहां पे भी कितनी होगी? +4। अब इसके बाद में ये जो प्रोसेस हमने करी है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ईचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोला जाता है? ईचिंग ऑफ ग्लास का मतलब होता है, जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि जो ग्लास वगैरह लगे होते हैं उनके ऊपर फूल की डिजाइन बनी हुई होती है ना। तो फूल की डिजाइन बनी हुई होती है, तो ये SiO2 क्या होता है? SiO2 का मतलब होता है ग्लास। ये जो अपने ग्लास वगैरह बने हुए हैं ना, ये सब SiO2 के बने होते हैं, और SiO2 के बने होते हैं, और ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव ही होते हैं। ये किसी के साथ रिएक्ट, क्योंकि ग्लास के अंदर आप एसिड भी भर देते हो, जैसे H2SO4 वगैरह है, तेजाब वगैरह है, ये किस में रखते हैं? ग्लास में रखते हैं। अब ग्लास में रखते हैं तो ग्लास में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता। अब रिएक्ट ही नहीं करता तो फिर उसके ऊपर डिजाइन कैसे बनाई जाएगी? तो डिजाइन बनाने के लिए काम में लिया जाता है NaOH। और NaOH काम में लिया जाता है तो जैसे एक फ्रेम होता है कि फूल का फ्रेम है, तो उसके अंदर क्या करते हैं? NaOH डाल देते हैं और पिगमेंट डाल देते हैं। पिगमेंट का मतलब कलर, जैसे पीले कलर का फूल बनाना है, लाल कलर का फूल बनाना है, तो उसी हिसाब से इसके अंदर NaOH और पिगमेंट डाल दिया जाता है। और वो फूल की डिजाइन बनानी है या उसके ऊपर एलन लिखना है, जो भी लिखना है, कुछ भी अपन उसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? ईचिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। NaOH बेसिक है, SiO2 एसिड है, और बेस ने एसिड के साथ रिएक्ट कर लिया। अगर मान लो NaOH की रिएक्शन अपन MgO के साथ कराएं या CaO के साथ कराएं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, तो NaOH कैसा है? बेसिक। CaO कैसा है? तो बेस बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो क्या एम्फोटेरिक मेटल के साथ में रिएक्ट कर सकता है? तो एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ में NaOH रिएक्ट कर लेता है, और क्या बनाता है उसको अपन देखते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स कौन सी थी? बोले अली जी, प्रभु जी, यही थी ना। अब अगर आपको मालूम है कि NaOH बेस है, और एम्फोटेरिक क्या होता है? जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले और बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले। तो एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ में अगर हम NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो NaOH उनके साथ में रिएक्ट करेगा। और करेगा तो कैसे करेगा? जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने NaOH के साथ में कराई, तो यहां पर बनता है NaAlO2, और H2 गैस यहां से बाहर निकलती है। इस NaAlO2 का नाम होता है
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, अगर मान लो इसकी रिएक्शन अपन ने बेरिलियम के साथ कराई, तो बेरिलियम के साथ रिएक्शन कराने पर यहां पे बनता है Na2BeO2। अगर इसकी रिएक्शन अपन ने Zn के साथ कराई तो यहां पे बनता है Na2ZnO2। अगर Pb के साथ कराई तो क्या बनेगा? Na2PbO2। और अगर मान लो कि अपन ने Sn के साथ कराई तो Sn के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या बनेगा? Na2SnO2। अब इसको कैसे याद करेंगे? सब जगह H2 गैस रिलीज होगी और सब जगह H2 गैस रिलीज होगी तो ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन में भी यूज में लिया जाता है। मतलब ये वाली जो प्रोसेस है ना कि एम्फोटेरिक मेटल की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दे, एम्फोटेरिक मेटल के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2 गैस रिलीज होगी और H2 गैस रिलीज होगी तो इस H2 गैस का फॉर्मेशन होगा, तो इसको अपन हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है H2 गैस बनाने का। इन बाकी को कैसे अपन याद करेंगे? जैसे घर में तुम्हारे छोटा भाई है क्या? बड़ा भाई है? छोटी बहन है? तो जैसे मान लो कि अगर कोई छोटा भाई होता है, ऐसे इमेजिन कर लो कि अगर कोई छोटा भाई होता है तो तुम जानते हो छोटा भाई जो होता है वो ज्यादा लाडला होता है। होता है? नहीं होता? होता है, नॉर्मल केसेस में होता है। ठीक है। हाँ, नॉर्मल केसेस में होता है, कुछ एक केसेस में नहीं होता होगा, बाकी मोटे तौर पे होता ही है। आज छोटा भाई है, छोटा भाई है तो घर में सबका लाडला होता है, लाडला होता है तो घर पे बैठ के वो टीवी देख रहा है। ठीक है, टीवी देख रहा है, आईपीएल का मैच आ रहा है, टीवी देख रहा है, आराम से लेटा लेटा टीवी देख रहा है, इधर वो साइड में कुछ खाने का टॉफी वॉफी रखा हुआ है, खाता जा रहा है। अब तुम्हें भी मैच देखना है, तुम्हें भी मैच देखना है, या फिर मान लो कि वो मैच देख रहा है, तुम्हें कोई दूसरी मूवी देखनी है या कोई वेब सीरीज देखनी है, तो क्या होगा कि तुम उस छोटे बच्चे को बोलोगे कि रिमोट दे दे, है ना? तो बोलेगा कहीं को दे दे, मैच आ रहा है, या मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तेरा सीरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मतलब मान लो कि छोटा भाई है, मोटा सा है, कैसा है? मोटा सा। मोटा सा भाई है, छोटा भाई है, मोटा गोलू मोलू है, और गोलू मोलू है, गोलू मोलू है, तो फिर क्या होगा कि अपन ने उसको बोला कि यार ले मेरे को वेब सीरीज देख लेने दे या टीवी सीरियल देख लेने दे, तो बोलेगा नहीं नहीं देखने दूंगा। तो अब क्या होगा कि डायरेक्टली हाथ तो पहले उसको समझाएंगे कि मोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा अपने को भी समझाना, मतलब बड़े हैं तो बड़े हैं तो थोड़ा सा समझाने में, बड़े हैं तो अपन वो बताते ना कि अपन के हैं बड़े, तो उसको समझाएंगे ना मोटू इतनी टीवी मत देख। ठीक है, अब समझाने के बाद में वो बोलेगा कि क्या है तेरा काम करना तू, फिर क्या होगा? गुस्सा आएगा। अब गुस्सा आएगा तो दो टिकाओगे, फिर क्या बोलोगे? नाना मोटू इतनी टीवी। तो बस अपने को भी ऐसे ही यहां पे याद करना है, जैसे यहां पे लिखा है NaAlO2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ना मोटू। एम का मतलब क्या होगा? एल्यूमिनियम। मेटल, मेटल कौन सी? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के केस में तो हम बोलेंगे ना मोटू। क्या बोलेंगे? ना मोटू। और बाकी के केस में हम क्या बोलेंगे? नाना मोटू। बात आई समझ में? ना मोटू, नाना मोटू। अगर एल्यूमिनियम हुआ तो, और बाकी के केस में नाना मोटू। क्लियर है बात? तो इस तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा और इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। अगर एम्फोटेरिक मेटल के साथ में अपन रिएक्शन कराते हैं NaOH की, तो रिएक्शन कराने पर एल्यूमिनियम के साथ क्या बनेगा और बाकी के साथ याद रह जाएगा? पक्का? और कौन सी गैस रिलीज होगी? H2 गैस रिलीज होगी। लिखो। हाँ, सेंड SiO2 तो होती है। प्रॉपर्टीज के नीचे लिखना ही है। प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो गया कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, एम्फोटेरिक के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्या?
इसका नाम क्या होता है? बोरिक एसिड। इसको बोला जाता है ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको? ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं तो फिर क्या बचेगा? HBO2, है ना। और इस HBO2 को बोला जाएगा मेटाबोरेट। क्या बोला जाएगा? मेटाबोरेट की जगह इसको बोलेंगे मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड। और इस मेटाबोरिक एसिड में से एक H+ को लूज कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा BO2- में, और इसको बोलेंगे मेटाबोरेट। तो ये क्या है? AlO2-, तो इसको क्या बोलेंगे? मेटा एल्यूमिनेट। कुछ समझ में आया है मैंने समझाया तो? आएगा भी नहीं, 12th में पढ़ते हैं ये ऑक्सी एसिड के अंदर। नहीं, ग्लास के कंटेनर में NaOH और HF दोनों को स्टोर नहीं किया जाता, बाकी सबको स्टोर कर सकते हो। HF भी उसके साथ रिएक्ट कर लेता है ग्लास के साथ में। तो NaOH और HF इन दोनों को ही इचिंग ऑफ ग्लास के लिए यूज में लिया जाता है। क्या? किसको? किसी भी ऑक्साइड में रख दो उसको। बेस के किसी भी कंटेनर को बेस का बना के रख दो। जैसे आयरन का कंटेनर बना लिया, मेटल का कंटेनर है, बेसिक है। सोडियम के हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी, हाँ, जैसे कि दुनिया भर के पूछेगा शरबत को किस में रखेंगे? ग्लास कैटेलाइजर की तरह काम करता है। कहना क्या चाहते हो? ग्लास कैटेलाइजर की तरह काम करेगा, नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। नहीं वो ठीक है, पर कहना क्या चाहते हो ये तो समझ में आया। जैसे उसने पूछा कि मेटा एल्यूमिनेट क्या होता है तो मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि इसने क्या बोला। अरे ये ग्लास है क्या ये? मैंने अभी यही तो बताया कि ग्लास के ऊपर क्या लिखना है तुम्हें? एलन। तो ग्लास के ऊपर लिखना है। लिख लेते ना, लिख ले पूरा। नहीं यार, ये तो केवल ऐसे ही था कि एक्सप्लेन किया था कि मेटा एल्यूमिनेट इसका नाम क्यों रखा है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस इतनी सी जरूरत है कि बनेगा क्या। अगर मेटा एल्यूमिनेट तुम्हें मालूम करना है कि तो नाम कैसे रखा है तो कर लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा कि मैंने समझाया क्या था। ठीक है। जैसे मान लो कि H2SO4 होता है, इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है ना, एक एसिड होता है। अगर यहां से अपन ने 2H+ को बाहर निकाला तो इसको क्या बोलेंगे? सल्फेट। तो एक एसिड में से अगर H+ को बाहर निकालते हैं तो नाम के पीछे लगा देते हैं 8, सल्फ्यूरिक एसिड। और 2H+ को बाहर निकाला तो क्या बोलेंगे? सल्फेट। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड है, ऑर्थोबोरिक एसिड में से एक H2 को निकाला तो क्या बना? मेटाबोरिक एसिड। अब एक एसिड है, और एक एसिड में से अगर एक H+ को निकाल दिया तो क्या बोलेंगे? मेटाबोरेट। देन, अरे यार वो फिर उसमें पड़ेगा ना। मैं तो बताया है कि नाम क्या होता है, अब इसमें तो पूरे ऑक्सी एसिड पढ़ने पड़ेंगे तेरे को। मेटा एसिड होता है, बहुत सारे एसिड होते हैं, पर ऑक्सी एसिड होता है।
वो तो तुमने करने लायक छोड़ा ही कहां। चलो लिख लिया क्या, लिख लिया क्या, लिख लिया, कर दो इसको इरेज। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने पढ़ा NaOH और इसका नाम होता है कॉस्टिक सोडा। सोडियम का सेकंड कंपाउंड अब अपन पढ़ते हैं, हाँ थर्ड कंपाउंड पढ़ते हैं, और थर्ड कंपाउंड का नाम है NaHCO3 और इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहां पे काम में लिया जाता है? बेकरी बनाने, मतलब केक वगैरह बनाने में, कुछ भी अगर फ्लफी बनाना है, लाइक इडली बनानी है या खमन बनाना है, ढोकला बनाना है, भटूरा बनाना है, कुछ भी अगर फ्लफी बनाना है तो फ्लफी बनाने के लिए किसको यूज में लेंगे? बेकिंग सोडा को। दूसरी बात की ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर भी यूज में लिया जाता है, सोडा वगैरह बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। अब यूज में लिया जाता है तो बनाना पड़ेगा अपने को, और बनाना पड़ेगा तो बनाने के लिए जिस प्रोसेस को यूज में लिया जाता है उसको बोला जाता है सोल्वे प्रोसेस। क्या बोला जाता है? और सोल्वे प्रोसेस से ही इस NaHCO3 को बनाया जाता है। अच्छा, ये NaHCO3 किसका कंपाउंड है? सोडियम का। और सोडियम का कंपाउंड है, तो सोडियम का आपको कोई सा भी कंपाउंड बनाना हो, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या लिया जाएगा? NaCl। तो लिखो सबसे पहले सोल्वे प्रोसेस का स्टेटमेंट। सोल्वे एक साइंटिस्ट था, इसका एक और नाम होता है अमोनिया सोडा प्रोसेस। हाँ, अमोनिया सोडा प्रोसेस। जैसे एक अपन ने कार्सनर केल्नर सेल पढ़ा था ना, उसका दूसरा नाम होता है मरकरी कैथोड प्रोसेस, और इसका नाम होता है अमोनिया सोडा प्रोसेस या फिर सोल्वे प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं और उस स्टेटमेंट के ऊपर ही पूरा का पूरा प्रोसेस बेस्ड है। लिखो स्टेटमेंट। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब, तो लिख लो ब्रैकेट में एक्वस NaCl। और वो ऐसा तो डाउट पूछता था, कहां गया वो? एक्वस NaCl में पानी होगा क्या? इतना टैलेंट कहां से आया तेरे अंदर? लिखो ब्राइन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, is saturated with ammonia. Brine solution is saturated with ammonia and supply excess CO2 and supply excess CO2। इस स्टेटमेंट को 3-4 बार पढ़ो, क्योंकि इसी में ही सोल्वे प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा। हो गया? आप सबसे पहले ये बताओ कि यहां पर हमने जो इंग्रेडिएंट यूज में लिए वो क्या क्या लिए? एक तो NH3 लिया, एक NaCl लिया, एक वाटर लिया और एक CO2 लिया। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बेस पर ही अपन जो है बेकिंग सोडा को बनाते हैं। अभी सबसे पहले हमें CO2 लेना है। क्या लेना है? CO2 लेना है, तो CO2 कहां से लाएं? हवा से ऐसे पकड़ के। तो अगर हमें CO2 चाहिए तो सबसे पहले कैल्शियम का, अच्छा इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है ये,
इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब होता है कि बहुत बल्क अमाउंट में और इकोनॉमिकली बनाया जाता है, ठीक है। तो बनाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि हवा में से CO2 पकड़ के निकाल के और इसमें डाल देंगे। यहां पर क्या करना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक रिच सोर्स होता है CO2 का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस CO2 के अंदर। तो इस प्रोसेस के लिए जो हमें CO2 चाहिए वो किससे मिलेगी? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से, ठीक है। CO2 आ गई। अब आगे क्या लिखा है? ब्राइन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद अमोनिया। इसका मतलब अमोनिया अपन ने लिया है, ठीक है। और क्या लिया है अपन ने? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब पानी है क्या उसके अंदर? तो अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनिया प्लस वाटर इन दोनों ने मिलकर बना लिया NH4OH। अब NH4OH बनने के बाद में हमने क्या करा? ये जो CO2 बनाई, इस CO2 को सप्लाई करवाया, ठीक है। CO2 को सप्लाई कराया तो इस CO2 को सप्लाई करवाया हमने एक्सेस में। किसमें करवाया? अगर CO2 की कोई सा भी हाइड्रोक्साइड हो, लाइक NaOH हो, ठीक है, या KOH हो या NH4OH हो, कोई सा भी हाइड्रोक्साइड हो, अगर इन हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम एक्सेस CO2 से कराते हैं, किससे कराते हैं? तो एक्सेस CO2 से कराने पर बनता है बाइकार्बोनेट। क्या बनता है? और अगर नॉर्मल सप्लाई होती है CO2 की तो बनता है कार्बोनेट, ठीक है। यह बात ध्यान रखनी है अपने को। अगर एक्सेस होती है तो, और अगर सिंपल होती है तो कार्बोनेट, ठीक है। हमने स्टेटमेंट में लिखा है ब्राइन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद अमोनिया एंड सप्लाई एक्सेस CO2। अगर एक्सेस CO2 की सप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट बनेगा, ये बात ध्यान रखना, ये आगे भी काम में आएगी। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, उसके साथ रिएक्शन क्या बोलते हैं? मॉइस्ट एयर के साथ में। तो सबसे पहले Na2O बनाया था, फिर NaOH बनाया था, फिर CO2 की प्रेजेंस में इसने क्या बनाया था? Na2CO3। तो सिंपल सप्लाई थी, नॉर्मल सप्लाई थी, तो क्या बना था? कार्बोनेट। और अगर एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब यहां पे एक्सेस में सप्लाई करवाई CO2 की तो क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट। और कौन सा? अमोनियम बाइकार्बोनेट, यानी NH4HCO3, ठीक है। बात आई समझ में? अब NH4HCO3 बन गया आपके पास में और इसका नाम है अमोनियम बाइकार्बोनेट। आपने सब कुछ काम में ले लिया, क्या बचा? NaCl बचा। और NaCl बचा तो बचा हुआ जो NaCl है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने पर क्या होगा? NH4 प्लस Cl माइनस, और ये -1 और ये +1, क्या बनेगा? NaHCO3 प्लस NH4Cl। बात आई समझ में? बना सकते हैं। तो अपन ने क्या प्रोसीजर फॉलो किया? सबसे पहले CO2 की रिक्वायरमेंट थी, वो किससे पूरी की? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने बोला है ब्राइन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद, तो अमोनिया है, काफी लार्ज क्वांटिटी में अमोनिया है, और ब्राइन सॉल्यूशन है मतलब पानी होगा, तो अमोनिया उस पानी के साथ रिएक्ट करेगा, NH4OH यानी हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और एक्सेस में CO2 सप्लाई इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाए, और अमोनियम बाइकार्बोनेट बनने के बाद में अगर उसकी रिएक्शन NaCl से करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है बेकिंग सोडा, अगर आपको वॉशिंग सोडा बनाना है, हीट कर दो, क्योंकि कोई सा भी बाइकार्बोनेट हो, सबको हीट करने पे वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोनेट में। तो यहां पे क्या बन जाएगा? Na2CO3, ठीक है। चलो, इस तरीके से अपन चाहे तो बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं और अपन चाहे तो वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं। अभी अपन ने क्या बनाया है? बेकिंग सोडा, ठीक है, बन गया बेकिंग सोडा। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होता है कि कोई मटेरियल ऐसा जो इसमें यूज में नहीं आया, उसको भी वापस से रिसाइकल करके यूज में लिया जाता है,
बात आई समझ में? कैसा प्रोसेस होता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस का बेसिक पर्पज होता है कि पैसा कमाना, और पैसा कमाना बेसिक पर्पज होता है, तो वेस्ट मटेरियल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दिया जाता, और नहीं जाने दिया जाता तो उसको वापस से रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल करने के बाद में उसका कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जो मार्केट में सेल कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पे देख के बताओ कि कौन कौन से मटेरियल हैं जो यूजलेस है? कैल्शियम ऑक्साइड काम आया क्या कहीं पे? यानी यूजलेस है। चलो, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, और NH4Cl, ये भी यूजलेस है। और यूजलेस है तो इन दोनों है, ये यूजलेस है तो इन दोनों यूजलेस मटेरियल को क्या किया जाएगा? रिसाइकल किया जाएगा, और रिसाइकल करने के बाद में एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। देखो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहां पे अपन ने लिया CaO और दूसरा है NH4Cl, ठीक है। कैल्शियम पे +2, Cl पे -1, एक तो क्या बन जाएगा? CaCl2 बन जाएगा। सारी की सारी प्रोसेस पानी में हो रही है, बिना पानी के प्रोसेस नहीं हो रही, तो साथ के साथ यहां पे बन जाएगा NH4OH, CaCl2 + NH4OH, पानी है यहां पर, ठीक है। और NH4OH बन जाएगा, तो ये NH4OH काफी अनस्टेबल होता है, तो ये टूट जाता है NH3 + H2O में, ठीक है। NH4OH हो गया ना। तो ये CaCl2 एज ए बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है जब हम इसको रिसाइकल करते हैं, और ये NH3 यहां से जो मिला है ये वापस प्रोसेस में यूज में ले लिया जाता है। और ये CaCl2 क्या काम आता है? एक टर्म होती है डेसिकेटर। क्या होती है? डेसिकेटर का मतलब होता है, जैसे लेबोरेटरी वगैरह होती है ना, स्कूल में हुई या कोई बड़े लेवल की लेबोरेटरी होती है जहां पे केमिकल रिएक्शंस होती है, तो वहां पर बहुत तेज स्मेल आती है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड की आती है, सोडा अंडे जैसी या रोटन एग स्मेल जैसी, है ना। ऐसे गंदी गंदी स्मेल आती है, बहुत सारी स्मेल होती है, ठीक है। तो अगर उस लैब में कोई आदमी काम कर रहा है तो उसका काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, डेसिकेटर क्या करता है कि जो भी बैड स्मेल होती है, बैड स्मेल को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि देखो स्मेल आने का बेसिकली रीजन क्या होता है? मॉइस्चर होता है। जैसे तुमने देखा होगा कि बारिश के दिनों में दीवार में सीलन आ गई, अब अगर कमरे को बंद रखा 1 महीना 2 महीना, तो इतनी भयंकर स्मेल आती है कि घुसना मुश्किल है। तो पहले तो गेट खोलो घंटे 2 घंटे, फिर उसके बाद में उस रूम में घुस पाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर स्मेल आएगी तो स्मेल का बेसिक रीजन क्या होता है? मॉइस्चर। तो ये डेसिकेटर का काम क्या होता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो मेनली जो CaCl2 है उसको किस फॉर्म में यूज में लिया जाता है? डेसिकेटर की फॉर्म में। पूरी प्रोसेस आ गई समझ में? क्या करा सबसे पहले? पहले जो CaCO3 को हीट किया, क्यों किया? CO2 बनाने के लिए। CO2 आने के बाद में अपन इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अमोनिया है, पानी भी है, दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया? और NH4OH की रिएक्शन एक्सेस CO2 के साथ में कराई, तो हाइड्रोक्साइड कोई सा भी हो एक्सेस CO2 के साथ में क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट की NaCl से करवा दी तो क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपको वॉशिंग सोडा चाहिए तो इसको फर्दर हीट कर दो तो क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल था जो इस प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज नहीं हो रहा था, उन वेस्ट मटेरियल को हमने क्या कर लिया? रिसाइकल करके क्या बना दिया? CaCl2 NH3 + H2। तो पानी की तो कोई कमी नहीं है, तो पानी तो ले लो तो भी ठीक है, बहा दो तो भी ठीक है। और NH3 को वापस से प्रोसेस में यूज में ले लिया। क्लियर है? इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्वे प्रोसेस। NH4OH बनेगा तो NH4OH ही, लेकिन टूट जाता है वो वहां पे, मतलब थोड़ा सा जैसे टेम्परेचर बढ़ा टूट तो वहां भी जाता है, इसलिए तो अपन ने अमोनिया लिया है। मतलब NH4OH है ना, उसने फटाफट से रिएक्शन कर ली CO2 के साथ में। भाई अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता तो फिर ये आगे फर्दर हो ही नहीं पाता ना,
तो यहाँ पे भी क्या है कि प्रोसेस जो हो रहा है ना बिना टेम्परेचर के नहीं होगा। तो टेम्परेचर मिलते ही जो NH4OH बना है, बना तो NH4OH ही है, लेकिन टेम्परेचर की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, या फिर उसको ब्रेक कर दिया जाएगा, क्योंकि अपने को NH4OH से कोई मतलब नहीं है, अपने को किससे मतलब है, अमोनिया से। तो उसको ब्रेक करके क्या निकाल दिया जाएगा, अमोनिया। लिख लो चाहो तो यहाँ पे NH4OH बनेगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक। जब मैं ला रहा हूं, ये चला के आवाज आई कि इसमें आ रही है, एग्जॉस्ट में आ रही है। हाँ, वो तो सॉल्यूशन तो सारा ही है एक साथ, अपन तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करवा रहे हैं। ये अपन स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करवा रहे हैं कि ऐसे ऐसे रिएक्शन होगी। तो हाँ, याद ही तो रखना है, याद ही तो रखना है। क्वेश्चन कैसा आएगा, अभी करते हैं क्वेश्चन। लिख लिया क्या ये? हम्म, हाँ, रूम फ्रेशनर इसी टाइप, इसी मतलब ये क्या है कि आजकल तो दूसरे आ गए, इलेक्ट्रॉनिक रूम फ्रेशनर आ गए, लेकिन पुराने जमाने में इसी को ही काम में लिया जाता था। इसलिए मैंने लेबोरेटरी बोला था। क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, कहां जा रहा है तू? क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, पेज नंबर 128 और 128 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 46 से 49 आपको एबीसीडी करके दिया हुआ है, ठीक है। और आपको चेक करना है कि एबीसीडी क्या हो सकता है, बोर्ड की तरफ मत देखना, इसी में ही सोल्व करना, पेज नंबर 128 और क्वेश्चन नंबर 46 से 49। अच्छा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये व्हाइट कलर का होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना मार्बल पत्थर जो होता है, कैसा होता है, व्हाइट, और ये मिल्की व्हाइट होता है।
ये एक्चुअल में इसमें दो प्रोसेस मिला रखी है, इसमें दो प्रोसेस मिलाई हुई है, ठीक है। एक अभी अपन कैल्शियम के कंपाउंड पढ़ेंगे, रुक जाओ एक मिनट। कैल्शियम के कंपाउंड पढ़ेंगे तो कैल्शियम के कंपाउंड भी इसके अंदर मिक्स किए हुए हैं। तो अभी रहने दो इस क्वेश्चन को। ये जैसे नीचे तो सोल्वे प्रोसेस दी हुई है आपको, नीचे वाली तो ये ऊपर क्या है कि बी जो बना है कैल्शियम ऑक्साइड बना है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, फिर हाइड्रोक्साइड की CO2 से रिएक्शन कराई तो कार्बोनेट बना। इस तरीके का प्रोसेस है ये। तो इसको अभी अपन कैल्शियम के कंपाउंड के अंदर देखेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी रहने दो, मत करो इसको, हो जाएगा। वो छोटे मोटे कंपाउंड है कैल्शियम के, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले कैल्शियम के कंपाउंड पढ़ेंगे। ये आ गई सोल्वे प्रोसेस समझ में? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या वाइट, वो अभी इस पे आते हैं कैल्शियम वाले कंपाउंड पे। ये तो अपन ने ऐसे लिख दिया, कर दो इसको रेस। अब इसके आगे लिखो, अरे कैल्शियम के कंपाउंड भी पढ़ेंगे, वहां पे इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो फिर इजी हो जाएगा ये। लिखो इसके आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3, प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3। लिखो फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3। चलो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इस NaHCO3 को वाटर में डिसोल्व किया जाए तो क्या बनेगा? वाटर में डिसोल्व करेंगे तो Na पे तो +1 चार्ज होगा और HCO3 पे -1 चार्ज होगा, राइट। और ये जो H2O होता है ये बना होता है H+ और OH- से। तो OH- तो किसके साथ अटैच हो जाएगा? Na के साथ। और ये किसके साथ? HCO3- के साथ। क्या बनेगा? NaOH प्लस H2CO3, राइट। NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस? और H2CO3 वीक एसिड, और H2CO3 होगा वीक एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NaHCO3 का एक्वस सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, तो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो ओवरऑल कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इसका मतलब कैसा होगा? बेसिक होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये लिख लो रिएक्शन, इसके बाद इसी के नीचे पॉइंट लिखेंगे। लिखो एक्वस सॉल्यूशन aqueous solution of sodium bicarbonate, aqueous solution of sodium bicarbonate is alkaline in nature, is alkaline in nature। और इसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड,
जैसे मान लो NaHCO3 की रिएक्शन अपन HCl के साथ करवा दें, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2CO3, यही बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि NaHCO3 HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है, और NaHCO3 HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है, NaCl बना रहा है। अगर मान लो इस NaHCO3 की रिएक्शन अपन ने NaOH के साथ कराई, क्या बनेगा? यहां पर बनेगा Na2CO3, क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O, क्या बन जाएगा? प्लस H2O। ठीक है, ठीक है। Na2CO3, एक H यहां से बाहर चल के OH के साथ अटैच हो गया तो क्या बन गया? H2O। यही बात समझ में? थोड़ी सी आई, पूरी आई? पूरी आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो NaHCO3 है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, NaHCO3 बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है उसको क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक बोला जाता है। और एम्फोटेरिक बोला जाता है तो पहले ये दोनों रिएक्शन लिखो, फिर इसके नीचे पॉइंट लिखते हैं अपन, इसको ओवरऑल सेकंड पॉइंट ही बना देना। हाँ, हो जाएगा ना रिवर्सिबल, क्या दिक्कत है? हो जाएगा ना रिवर्सिबल, कोई से भी हो सकता है रिवर्सिबल, तो कोई सा भी हो सकता है, तो बोले जिसको बना दे अपन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे और वो रिवर्सिबल हो जाएगा। लिखो तो इसको लिख ले, लिखो NaHCO3 react with acid as well as base. So it is amphoteric in nature. So it is amphoteric in nature. ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन, और जैसे तुमने सुना होगा एंटी एसिड मेडिसिन, क्या होता है इसके अंदर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और एक तो होता है इसके अंदर NaHCO3 और एक होता है MgOH होल्टोइस, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब जैसे एंटी एसिड मेडिसिन सबसे अच्छी जिसके अंदर स्टैंडर्ड कंपोजिशन ये मिलता है उसका नाम है डाइजीन। नाम सुना है डाइजीन का? कभी डाइजीन लेके आओ या खाओ तो उसके ऊपर पढ़ना ये स्टैंडर्ड लिखा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है इसको समझना। जैसे मान लो पेट में एसिडिटी हुई है, एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ गया तो एसिड बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो पेट का पीएच है वो कम हो गया। अब एसिड बढ़ गया, पेट का पीएच कम हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। जैसे मान लो कि वैसे न्यूट्रल रहना चाहिए आइडियल कंडीशन में, तो लेकिन वो मान के चलो कि 7 पे न्यूट्रल होता है, तो वो 6.5, 6.7, 6.75 इसी के आसपास रहता है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता है। अगर ज्यादा एसिडिक हो गया तो फिर आदमी ही खत्म हो जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे आपने डाइजीन ली, ठीक है, डाइजीन ली तो डाइजीन अगर आप नॉर्मल एसिडिटी नहीं है तब भी आप ले सकते हो, और एसिडिटी है तब तो आप ले ही सकते हो। तो डाइजीन क्या करती है, डाइजीन को छोड़ो, ये किस तरीके से होता है कि यहां पर एसिडिटी आपके पेट में बढ़ी है, एसिडिटी बढ़ी है तो एसिडिटी के लिए आपने क्या लिया है? MgOH होल्टोइस, और ये कैसा है? बेसिक है। कैसा है?
तो ये उस एसिडिटी को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज कर देगा तो एसिडिटी खत्म। बात आई समझ में। लेकिन बाय द वे ऐसा हो गया कि आपने ज्यादा गोलियां खा ली। अब ज्यादा गोलियां खा ली तो एसिडिटी तो हो गई खत्म, लेकिन बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो फिर आप जो है बाहर भी नहीं निकल पाओगे। मतलब एसिडिटी इतनी खतरनाक नहीं होती जितना बेसिक कैरेक्टर खतरनाक होता है। बस डायरिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है। जैसे ये बोलते ना पेट कट रहा है, हाँ तो बस वही हो जाता है। मतलब जाते तो आती भी नहीं है। तो कहने का मतलब समझना इसकी वर्किंग कैसे होती है। इधर देखना ध्यान से, NaHCO3 और MgOH होल्ट इसका अपन ने मिक्सचर लिया है और अपना काम है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कौन कर देगा, MgOH होल्टोइज। अब बाय द वे कई बार क्या होता है कि जैसे एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, 3-4 गोलियां खा लेते हैं लोग बाग, क्योंकि डाइजीन के लिए बोलते हैं कि ये कोई नुकसान नहीं करती। तो अगर 3-4 गोलियां खा ली तो मतलब क्या हो जाएगा, फिर बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो बढ़ने पर क्या होगा कि साथ में हमने क्या लिया है, और NaHCO3 किस नेचर का होता है। तो अगर बेसिक कैरेक्टर बढ़ा तो फिर ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। बात आ रही है समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल एंटी एसिड मेडिसिन की जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है कि आपकी एसिडिटी को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर बाय द वे बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया, अगर बाय द वे बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया तो साथ में हमने क्या लिया, NaHCO3। यह एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और एम्फोटेरिक नेचर का होता है तो बेसिक कैरेक्टर अगर बढ़ा तो उसको भी ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बात आई समझ में। तो वो वैसा का वैसे रह जाएगा, बाहर आ जाए। तो कोल्ड ड्रिंक पीता है तेरे को क्या दिक्कत होती है। खड़ा हो, तेज बोल थोड़ा सा। खड़ा हो और तेज बोल। तो ये बात ध्यान रखना, अगर पूछा जाए एंटी एसिड मेडिसिन का स्टैंडर्ड मिक्सचर क्या होता है या स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके अंदर MgOH होल्टोइज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वीक बेस ही लिया जाता है। ये MgOH होल्टोइज कैसा होता है, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिया जाता, क्योंकि हम अगर बाय द वे NaOH ले लिया तो कंफर्म है कि बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा और हो जाएगा, तो इतने बेसिक कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं है। बात आई समझ में। तो वीक बेस लिया जाता है, तो वीक बेस से उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। बाय द वे वीक बेस भी ज्यादा हो जाता है तो फिर साथ में एम्फोटेरिक लेके उसको मैनेज कर दिया जाता है, उसके पीएच को मैनेज कर दिया जाता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, लिख लो। क्या कह रहा है, हाँ तो खा लो और क्या। नहीं तो तेरे को सीधे MgOH होल्टोइज ही नहीं दे देते, NaHCO3 क्यों मिलाते उसके अंदर। हाँ, चलो नेक्स्ट इसका यूटिलाइजेशन लिखना 4th पॉइंट में। इट इज यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स like cake, biscuit, भटूरा, कुलचे, खमन, पिज्जा बेस, बर्गर। इसलिए मैंने क्या लिखा है, सिंपली बेकरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेकरी प्रोडक्ट में सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा, एक और यूज लिख लो इसका, 5th, इट इज यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सोडा वगैरह जो होता है वो क्या होता है, NaHCO3। अच्छा, NaHCO3 किस नेचर का है, एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक है तो इसको अपन जो स्टोर करेंगे ना, वो ना तो NaOH के साथ में इसको स्टोर कर सकते हैं, ना ही HCl के साथ में इसको स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो HCl के साथ में इसको स्टोर किया तो रिएक्ट कर लेगा,
अगर NaOH के साथ रिएक्ट किया, मतलब इस NaOH के अंदर स्टोर किया, तो भी रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो एक और पॉइंट लिखना, NaHCO3 can't exist together with HCl and NaOH। can't exist together with HCl and NaOH। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा इनके साथ में? बिकॉज NaHCO3 is amphoteric in nature। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट होता है और इस पॉइंट का नाम है एफ्लोरेसेंस। यूज के अंदर नहीं है, यूज तो खत्म हो गए हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई। एक छोटा सा पॉइंट है एफ्लोरेसेंस, और इस एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया है? पानी उड़ना? नहीं, देखो इधर देखो, जैसे Na2CO3.10H2O, इसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, अपन घर में जो कपड़े धोने के काम में लेते हैं वो यही होता है। अब आजकल तो नए नए आइटम इनके अंदर मिलाने लग गए, लेकिन जो पहले आता था ना निरमा वगैरह, वो वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O ही हुआ करता था, हाइड्रेटेड फॉर्म में ये होता है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था कि वो जो सर्फ होता था, इसको अपन बोलते हैं सर्फ डिटर्जेंट, तो जो सर्फ हुआ करता था उस सर्फ को डब्बे में बंद करके रखा जाता था। ठीक है, अगर उसको खुला छोड़ देते थे तो पुराने आदमी ऐसे बोलते थे कि सर्फ उड़ जाएगा, पत्थर हो जाएगा, मतलब उसके वेट में क्या होती थी, कमी आ जाती थी। क्या आ जाती थी? अब पहले के लोग ऐसे समझते नहीं थे। जैसे मान लो कि 1 किलो सर्फ भरा, कितना, और उसको अगर 10-15 दिन तक खुला रख दिया, तो खुला रखने के बाद में वो 900 ग्राम के आसपास ही बचता था। 1000 ग्राम से कितना बचा? अब पहले के लोग ऐसे थोड़ी ना समझते थे, वो तो यही बोलेंगे कि सर्फ क्या हो गया, उड़ गया, तो इसको डब्बे में पैक करके रखो। तो इस प्रोसेस को, सर्फ के उड़ने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस का मतलब ये होता है कि अगर इसको अपन ने सनलाइट के अंदर रख दिया या फिर ओपन करके रख दिया, जैसे सनलाइट पे थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाएगी, और अगर नॉर्मल वे में घर में ओपन करके रखा तो थोड़ी स्लो होगी। तो अगर सनलाइट में रख देते हैं तो रखने पर क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3.H2O में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? और यहां से 9H2O बाहर चले जाते हैं। कितने H2O? और 9H2O बाहर चले जाते हैं तो मतलब एवोपरेट हो जाते हैं, और एवोपरेट हो जाते हैं तो एवोपरेट होने का मतलब वेट में कमी आएगी। भाई पहले कितने थे? 10H2O। तो मान लो 1 kg आपने लिया, तो उसमें से कुछ ना कुछ वेट में कमी आएगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उड़ के बाहर चले जाएंगे। तो वेट में कमी आने की जो प्रोसेस होती है उसी को ही क्या बोला जाता है? एफ्लोरेसेंस। ठीक है, और जैसे पहले वाले सर्फ जो हुआ करते थे वो उसमें जैसे अपन बोलते थे हार्ड हो जाते थे, जैसे स्टार्टिंग में लाते थे जब तो पाउडर फॉर्म में आते थे, फिर बाद में क्या हो जाते थे? हार्ड हो जाते थे। तो हार्ड होने का बेसिक रीजन क्या होता था कि वाटर वहां से उड़ गया, तो उड़ गया तो जो मॉलिक्यूल है वो कहां गए? पास पास, और पास पास आ गए, इसी वजह से वो कैसा हो गया? हार्ड। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? एफ्लोरेसेंस। ठीक है, लिख लो। हाँ, बस अब मॉड्यूल ही डिस्कस करेंगे। चलो अब अपन मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। पहले इस ब्लॉक के क्वेश्चन मार्क कर लो। ये वॉशिंग सोडा किस काम में लिया जाता है? कपड़े धोने में। चलो बस अब कैल्शियम के कंपाउंड बचे हैं, वो आधे घंटे में पूरे हो जाएंगे, जिसमें चैप्टर खत्म।
कल ही शुरू हो जाएगा। रोज ही क्लास है अब तो। रोज ही क्लास है अपनी तो। चलो क्वेश्चन मार्क करना है इस ब्लॉक में, अभी तक एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं करा है ना, तो क्वेश्चन मार्क करना। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17 नहीं है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 भी नहीं है, 25 चलो बाद में लिखाऊंगा पॉइंट। 24 तक हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 के बाद में 40, 41, 42, 43, 44 और 45। चलो चलो एक्सरसाइज खोलना है, कल कल आज ही कर लेते हैं डिस्कस। बहुत ही बढ़िया है, नहीं करा तो। कितने लोग एक्सरसाइज डिस्कस करना चाहते हैं? चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जितने कम होंगे उतने कम डाउट आएंगे। पेज नंबर 92। अबे तो तुम ऐसे रोज ही नहीं करके लाओगे तो कब तक लेके बैठे रहेंगे उसको? कल करके लाएंगे। तो सीधा बैठ जा, कल करके लाएंगे क्या? एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों ही करनी है, और ये जो बिगनर बॉक्स है वो भी सारे कर लेना। तो कल पूरा डिस्कशन कर लेंगे। एक्सरसाइज 2 में नीचे बैठ जाना। एक्सरसाइज 2 में एक 79 नंबर क्वेश्चन है, ये बता देता कि मैंने पहले, ये 79 नंबर क्वेश्चन नहीं होगा, छोड़ देना इसको, इसको मैं बताऊंगा, और 73 पी ब्लॉक में होगा। आगे बढ़ते हैं, कल करके लिए आना और कल डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। फिर वही वापस वही हरकत अभी मैं खड़ा कर दूंगा। नहीं पढ़ना तो पढ़ लो फिर चुपचाप, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है, इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के कौन से कंपाउंड है जो अपने को पढ़ने हैं? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइम। क्विक लाइम, ठीक है। एक कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोला जाता है लाइम स्टोन, ठीक है। एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
इसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम या फिर मिल्क ऑफ लाइम। मैग्नीशिया का है यहाँ पे, स्लैग्ड लाइम या मिल्क ऑफ लाइम, या फिर इसको बोला जाता है लाइम वाटर। ये मिल्क ऑफ लाइम पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, एक्सरसाइज 2 में तुम्हें मिलेगा। मिल्क ऑफ लाइम का मतलब होता है कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा हेवी होता है तो ये पानी के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। और हेवी होता है, पानी के नीचे बैठ जाता है, तो थोड़ा सा पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो उसको बोला जाता है सस्पेंशन। क्या बोला जाता है उसको? सस्पेंशन। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन की फॉर्म में है, सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो कहां बैठ जाते हैं? नीचे, और नीचे बैठ जाते हैं तो उसको बोला जाता है मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। एक होता है CaSO4.2H2O, इसको बोला जाता है जिप्सम। और एक होता है CaSO4.12H2O, इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक होता है CaSO4 ओनली, इसको बोला जाता है डेड बर्न प्लास्टर। तो इन सब कंपाउंड के बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्विकलाइम से। चलो इधर देखना। आप सबसे पहले बताओ कि क्विकलाइम को कैसे बनाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस CO2 के अंदर। अब CaO प्लस CO2 बना, इससे स्लैग्ड लाइम कैसे बनाए? पानी में डाल दें। तो अगर CaO को वाटर में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? CaOH ऑल्टोइस, राइट। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम CO2 का फ्लो करवाते हैं, किसका? CO2 का। CO2 का फ्लो करवाते हैं, CO2 का फ्लो करवाना अपन ने स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे मान लो कि अपन इस तरीके से समझते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया अपन ने, क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला, पानी में डालने के बाद क्या बना? ऑक्साइड को अगर पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड में आके अपन ने CO2 का सिलेंडर खोल दिया। किसके अंदर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अपन ने CO2 का सिलेंडर खोल दिया। CO2 का सिलेंडर खोला तो स्टार्टिंग में तो CO2 कम रहेगी, और धीरे 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 CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बात आ रही है समझ में? यानी स्टार्टिंग में CO2 कम रहेगी, मतलब नॉर्मल सप्लाई रहेगी, और नॉर्मल सप्लाई रहेगी तो ये CO2 नॉर्मल सप्लाई में है। फर्स्ट वाले केस में CO2 कैसी है? नॉर्मल सप्लाई में। तो अगर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये मिल्की व्हाइट होता है। कैसा होता है? और मिल्की व्हाइट होता है, और मिल्की व्हाइट होता है, साथ के साथ इसका व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। किस कलर का? व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ठीक है। अब अपन ने कंटिन्यूअसली सप्लाई करवा रखी है किसकी? CO2 की, क्योंकि अपन ने सिलेंडर खोल दिया। तो स्टार्टिंग में तो अमाउंट कम था, बाद में कंटिन्यूअस सप्लाई कराई तो अमाउंट क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। तो ये CO2 किस में आ जाएगी? एक्सेस में, एक्सेस में। और एक्सेस में आ जाएगी तो इसका मतलब जो हाइड्रोक्साइड है वो एक्सेस में क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट। तो पहले तो क्या बनेगा? कार्बोनेट। और कंटिन्यूअसली CO2 की सप्लाई हो रही है, मतलब वो एक्सेस में आ जाएगी, और एक्सेस में आ जाएगी तो फिर क्या बन जाएगा? बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, और सोल्यूबल होता है तो जो पानी होगा वो कैसा होगा? कलरलेस। तो सिंपल सी बात इतनी सी है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे, क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में CO2 की सप्लाई कराना स्टार्ट करोगे तो पहले तो कार्बोनेट बनेगा। कार्बोनेट पानी के अंदर इनसोल्यूबल होता है, और इनसोल्यूबल होता है तो उसका कैसा पीपीटी आ जाएगा? व्हाइट। लेकिन आपने CO2 की कंटिन्यूअसली सप्लाई करवा रखी है, तो सप्लाई कराने पर क्या बन जाएगा? बाइकार्बोनेट। तो जो पहले व्हाइट कलर का था, जो पहले, वो कैसा हो जाएगा?
और ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, नीट में भी पूछा गया है कि व्हाइट कलर से कलरलेस हो जाता है, क्यों? तो आप बोलोगे कि यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ, और ये जो बाइकार्बोनेट होता है ये पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। क्यों होता है बाइकार्बोनेट पानी के अंदर सोल्यूबल? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एक बार अपन ने पढ़ा था ना कि सोडा को पानी में डालते हैं तो सोल्यूबल हो जाता है, क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यहां पर भी ये भी तो क्या है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ही है ना। और बाइकार्बोनेट है तो क्या पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और कर लेगा तो ये पानी के अंदर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, और पानी कैसा हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, कोई डाउट इसमें? श्योर। अगर CO2 की स्टार्टिंग में सप्लाई कराई तो कैसा कलर आएगा, और कंटिन्यूअसली सप्लाई कराते रहे तो कलरलेस क्यों हुआ? और बाइकार्बोनेट क्या सोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है? क्लियर है, लिख लो। इसके आगे पढ़ेंगे फिर। तो बनता ही है ना, तो इसको तोड़ेगा तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें, और CO2 बाहर निकल जाएगी। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम इसी के अंदर ही है। फेस के बारे में चर्चा करेंगे कल। कल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, इस ब्लॉक को खत्म करेंगे तो कल अपने पास टाइम ही टाइम रहेगा। कल कौन सी क्लास है अपनी, थर्ड या फोर्थ? थर्ड है क्या, लास्ट है ना, लास्ट है ना कल तो कल चर्चा करेंगे अपन फेस के बारे में। यही क्लास है क्या? तो चलो फिर कल ही चर्चा करेंगे अपन